आप सभी प्यारे दोस्तों का वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं आपके लिए लाई हूँ जो बीएड सेकेंड ईयर का थर्ड पेपर है, समावेशी विद्यालय का सृजन, उसके कुछ एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस लाई हूँ जो कि हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना दोस्तों। वीडियो को एंड तक देखिए, इसमें बहुत सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, वो है कोठारी कमीशन ने बाधित बालकों की समन्वित शिक्षा हेतु कौन कौन सी कठिनाइयाँ बताई हैं। तो जो कोठारी कमीशन है हमारी, वो क्या है, एजुकेशन के ऊपर क्या करता है, वर्क करता है। तो जो बाधित बच्चे मतलब क्या है, जो पिछड़े हुए बच्चे होते हैं हमारे, जैसे कि विकलांग हैं या फिर मतलब उनको किसी तरह की बोलने में परेशानी है, सुनने में परेशानी है, उनको किसी भी तरीके की जो परेशानी है, तो वो आते हैं हमारे बाधित बच्चों में। तो उनके लिए कौन कौन सी कठिनाइयाँ बताई हैं। शिक्षा हेतु व्यय में कमी, बाधित व सामान्य बालकों द्वारा एक दूसरे को समझने में कठिनाई होना, उपर्युक्त दोनों या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो शिक्षा हेतु व्यय में कमी होना ये भी बताई है। बाधित व सामान्य बालकों द्वारा एक दूसरे को समझने में कठिनाई भी होती है। अब जो बच्चे बाधित हैं, मतलब उनको एबनॉर्मल हैं और कुछ नॉर्मल बच्चे हैं, तो उनमें आपस में समझने में एक दूसरे में तो कठिनाई होगी ही, क्योंकि वो एडजस्ट नहीं कर पाएगा। जो बच्चा हमारा बाधित है, जिसको कोई प्रॉब्लम है, वो नॉर्मल बच्चे के साथ एडजस्ट करने में उसको टाइम लगेगा, तो उनको समझने में भी कठिनाई होगी। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा उपर्युक्त दोनों, सा वाला जो आंसर है इसका। फिर आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जनार्दन कमेटी ने किस सन में अपनी कमेटी की रिपोर्ट दी। तो जनार्दन कमेटी है वो भी एजुकेशन के लिए वर्क करती है। तो इसने जो कमेटी ने अपनी किस सन में रिपोर्ट को इसने प्रस्तुत किया, तो वो किया था हमारा 1993 में। किसमें किया था, 1993 में। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, दृष्टिबाधित बालकों की किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो जो हमारे दृष्टिबाधित बच्चे, मतलब कि जो देख नहीं सकते हैं, तो देखने में बहुत सारी परेशानियां होती हैं, तो उनके लिए हमको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। देखभाल का, शिक्षा का, शिक्षण प्रदान करने का, उपर्युक्त सभी का। उनको केयर भी चाहिए, एजुकेशन भी चाहिए। एजुकेशन जो प्रदान करने के जो तरीके होते हैं उनका भी हमको देखना पड़ता है, उपर्युक्त सभी का। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपर्युक्त सभी का। तो दृष्टिबाधित बालकों की हमें सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, दृष्टिबाधितों हेतु किस प्रकार की किताब की व्यवस्था की जाती है। किताब ग्रेड 1, किताब ग्रेड 2, टॉकिंग बुक्स, उपर्युक्त सभी। तो इसका मतलब जो ग्रेड 1 एंड ग्रेड 2 जो ये बुक्स हैं वो आती है हमारी ब्रेल लिपि में। ब्रेल लिपि में जो बुक्स बनाई जाती हैं वो ग्रेड्स में बनाई जाती हैं, और ये ग्रेड्स होती हैं ग्रेड 1 एंड ग्रेड 2। जिसमें ब्रेल लिपि में जो बुक्स बनाई जाती हैं वो बनाई जाती हैं मोटे मोटे अक्षरों में, जिससे कि क्या है, स्टूडेंट्स को, जो दृष्टिबाधित स्टूडेंट्स होते हैं उनको क्या है, देखने में आसानी हो, थोड़ी समझने में उनको आसानी हो उन बुक्स को। तो ये हमारी इसके लिए सभी प्रकार की बुक्स बनाई जाती हैं, टॉकिंग बुक्स भी बनाई जाती हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, दृष्टिबाधित बालकों का व्यवहार किस तरह का होता है। अब बच्चा है, कोई प्रॉब्लम है उनको देखने में, अगर उनको दिखाई नहीं दे रहा है तो वो अपने आप ही उसमें ये क्या है, झगड़ालू भी होगा, जिद्दी भी होगा, भावुक भी होगा। तो उसमें सारी जो है ये सारी बातें उसमें पनपेंगी। तो इसका जो व्यवहार कैसा होगा, उपर्युक्त सभी तरीकों का होगा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रवण बाधित बालकों हेतु किन अंगों का प्रयोग कर उन्हें शिक्षित किया जाता है। श्रवण बाधित मतलब कि जो हमारे सुनने में क्या होते हैं, डिसेबल बच्चे होते हैं, जिनको सुनाई नहीं देता है, वो जो होते हैं हमारे श्रवण बाधित बालक कहलाते हैं। तो उनके लिए हम किसका, ज़्यादातर इशारों का यूज़ करते हैं। हम अपने हाथों के इशारे उनको करके बताते हैं, हाथ का इशारा करते हैं, उंगलियों का भी करते हैं, बाजू का भी करते हैं। तो इन सभी का हम श्रवण बाधित बच्चे, जो कि हमारे सुनाई नहीं देता है उन बच्चों को, उनके लिए हम इन सभी का यूज़ करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी का। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, विद्यालय स्तर पर श्रवण बाधित बालकों की शिक्षा की विधियाँ कौन सी हैं। अब जो स्कूल लेवल है उस पर श्रवण बाधित बालक, जो सुनाई नहीं देता उन बच्चों को, उनकी शिक्षा की मेथड बता रहे हैं कि कौन कौन सी होती हैं। शाब्दिक मेथड, मैनुअल मेथड, संपूर्ण संप्रेषण मेथड। तो इसके लिए उपर्युक्त सभी, मतलब कि इसका जो आंसर है वो भी हो जाएगा उपर्युक्त सभी। इनके लिए हम सभी तरीकों का क्या करेंगे, सभी मेथड्स का यूज़ करेंगे जो श्रवण बाधित बच्चे होंगे। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, वाणी दोष बालकों की संख्या कितने प्रतिशत होती है। तो जो वाणी दोष मतलब उनको वोकल प्रॉब्लम होती है, उनको बोलने में दिक्कत होती है, तो उन बच्चों को हकलाते हैं या फिर उनको कोई भी जीभ से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, तो उनकी जो पूछ रहे हैं कि 100% में से कितने परसेंट जो बच्चे होते हैं वो होते हैं हमारे वाणी दोष वाले बच्चे होते हैं। तो वो होते हैं हमारे कितने, 5%, 6%, 10%, 5 to 8%। तो वो होते हैं हमारे 5 to 8% बच्चे। तो द वाला जो आंसर इसका डी वो हो जाएगा सही।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, शारीरिक रूप से अपंग बालकों की किन आवश्यकताओं की पूर्ति करनी चाहिए। तो शारीरिक रूप से अपंग बच्चे जिनका मतलब कोई पैर खराब है या फिर हाथ में कोई परेशानी, जिनको शारीरिक परेशानियां हैं, तो उनकी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए हमें मतलब किन किन आवश्यकताओं को उनको पूर्ति करनी चाहिए। तो वो करनी चाहिए मनोवैज्ञानिक, शारीरिक, उपर्युक्त दोनों या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो उनकी मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं को भी पूरा करना चाहिए, शारीरिक आवश्यकताओं को भी। तो इसका आंसर हो जाएगा सा, उन दोनों का, उपर्युक्त दोनों को। ठीक है, फिर आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनेस्को ने किस वर्ष को विकलांगों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया। यूनेस्को है जो उसने हमारी यूनेस्को एक संस्था है, उसने किस वर्ष को विकलांगों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया। किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय वर्ष जो है वो है हमारा 1982 को अंतर्राष्ट्रीय वर्ष यूनेस्को ने क्या किया था, विकलांगों का घोषित किया था। किसको, 1982 को। फिर आता है हमारा विकलांग दिवस कब मनाया जाता है। वो तो अंतर्राष्ट्रीय वर्ष था 1982 में जो मनाया जाता है। अब जो हमारा विकलांग दिवस है वो कब मनाया जाता है, वो मनाया जाता है 3 दिसंबर को। कब मनाया जाता है, 3 दिसंबर को मनाते हैं विकलांग दिवस। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिभाशाली बालकों हेतु किस प्रकार का पाठ्यक्रम होना चाहिए। प्रतिभाशाली बच्चे कौन होते हैं, जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं वो होते हैं जिनका IQ लेवल बहुत ही हाई होता है। बहुत हाई का मतलब होता है जिनका IQ लेवल 140 या उससे भी ज़्यादा होता है, तो वो आते हैं हमारे प्रतिभाशाली बालकों में। और एक आते हैं हमारे मंदबुद्धि बालक, ये दोनों ही हमारे विशिष्ट बालक होते हैं, प्रतिभाशाली और मंदबुद्धि बालक। बट जो मंदबुद्धि होते हैं उनका IQ लेवल 90 से भी बिलो बहुत कम होता है, और जो हमारे प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं उनका जो IQ लेवल होता है वो बहुत हाई होता है। तो उनके लिए किस तरीके का हम करिकुलम यूज़ करें, किस तरीके का सिलेबस उनके लिए बनाएं, विस्तृत बनाएं, ब्रॉड तो होना ही चाहिए, समृद्ध भी होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, उपर्युक्त दोनों या उन में से कोई भी नहीं। तो इनका जो है हमारा दोनों होना चाहिए, विस्तृत भी होना चाहिए और समृद्ध भी होना चाहिए। ठीक है, उपर्युक्त दोनों हो जाएगा इसका आंसर। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिभाशाली बालकों की रुचियां किन कार्यों में होती हैं। प्रयोगात्मक कार्यों में, रचनात्मक कार्यों में, शोध कार्यों में, उपर्युक्त सभी में। तो प्रतिभाशाली बच्चे हैं वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पाए जाते हैं। जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं इनका जो बहुत ही हाई IQ लेवल बहुत हाई होता है, तो इनका जो यूज़ प्रयोगात्मक कार्यों में भी ये अपना रुचि दिखाते हैं, रचनात्मक में भी दिखाते हैं, शोध कार्यों में भी दिखाते हैं। तो सब जो जितने भी क्षेत्र होंगे सभी क्षेत्रों में जो प्रतिभाशाली बच्चे होंगे वो क्या दिखाएंगे, अपनी रुचियाँ दिखाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी में। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, वो है हमारा ये, प्रतिभाशाली बालकों को किस प्रकार की अभिप्रेरणा का होना आवश्यक है। तो प्रतिभाशाली जो बच्चे हैं उनको हम किस प्रकार की अभिप्रेरणा दें, अंतर्निहित देनी चाहिए, बहिर्निहित देनी चाहिए, उपर्युक्त दोनों या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इनको हमें अंतर्निहित भी देनी चाहिए अभिप्रेरणा, इनको मोटिवेट करना चाहिए। किस तरीके से, अंतर्निहित भी और बाहर बहिर्निहित भी करना चाहिए। तो इनको दोनों तरीके से करना चाहिए। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, वो है प्रतिभाशाली बालकों की पुस्तकों का चयन का आधार क्या होता है। प्रतिभाशाली बालकों की जो हम पुस्तक होती है उनका चयन का आधार क्या होता है, उनको हम किस तरीके से चूज़ करें कि ये हमारे प्रतिभाशाली बालकों के लिए ही क्या हैं, यूजेबल हैं। उनकी रुचियाँ, इंटरेस्ट किस चीज़ में, अभिरुचि, योग्यताएँ, उपर्युक्त सभी। तो प्रतिभाशाली बच्चे हैं उनकी हम सब चीज़ को देख करके चलेंगे। तो उनकी जो पुस्तकों का चयन करेंगे इन सभी को देखते हुए करेंगे, रुचि को भी देखेंगे, अभिरुचि को भी देखेंगे, योग्यताएं को भी देखेंगे, सभी को देखेंगे। इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। फिर आता है 18, बार्टलेर ने सृजनात्मक का दूसरा नाम बताया। बार्टलेर हैं हमारे वो मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने सृजनात्मक का दूसरा नाम, क्रिएटिविटी, सृजनात्मक तो बोलते हैं क्रिएटिविटी, नया क्रिएट करना, कुछ नई चीज़ का क्रिएशन करना। तो उन्होंने जो सृजनात्मक का दूसरा नाम बताया वो क्या बताया, रुचि, चिंतन, प्रोत्साहन, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो उन्होंने बताया था चिंतन, सृजनात्मकता। बार्टलेर जो थे उन्होंने सृजनात्मक का दूसरा नाम जो बताया था वो था चिंतन। ठीक है, अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, सृजनात्मकता के लिए मौलिक व लचीला चिंतन आवश्यक है, यह कथन किसका है। तो जो हमारी क्रिएटिविटी है उसके लिए मौलिक व लचीला चिंतन आवश्यक है, यह कथन किसने कहा था। यह कथन कहा था हमारे बार्टलेर ने कहा था, रॉस ने कहा था, एंडरसन ने कहा था, उपयुक्त सभी का। तो ये कथन कहा था एंडरसन ने। किसने कहा था, एंडरसन ने, कि सृजनात्मकता के लिए मौलिक व लचीला चिंतन आवश्यक है। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, सृजनात्मकता में साहसिक चिंतन का तात्पर्य है। तो सृजनात्मकता जो होती है उसमें साहसिक चिंतन क्या है, मुख्यधारा से हटकर सोचना, सांचे को तोड़कर बाहर आना, अलग अलग नए अनुभव प्राप्त करना, उपर्युक्त सभी। तो इसमें जो है हमारा सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी, जो साहसिक चिंतन है उसमें
उसका क्या तात्पर्य है, मतलब साहस दिखाना, एक तरीके से क्या है, साहस दिखाना। तो मुख्य धारा से तो वो हटकर ही सोचेगा, सांचे को तोड़कर बाहर भी आ सकता है, अलग अलग नए अनुभव भी प्राप्त करेगा। जब वो क्रिएटिव कर रहा है तो कुछ क्रिएट कर रहा है नया, तो उसके लिए वो उपर्युक्त सभी चीज़ों का क्या करेगा, कर सकता है इन सभी को। तो इसका आंसर है द, उपर्युक्त सभी। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन 21 जो है, मस्तिष्क उद्लेखन को कितनी अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। तो मस्तिष्क जो हमारा उद्लेखन है, उद्वेलन है, वो उसकी कितनी अवस्थाओं से गुजरना पड़ेगा, उसको हमारा गुजरना पड़ेगा। कौन कौन सी हैं इसमें हमारी, देख लेते हैं। 6, बा है हमारा 5, सा है 4, दा है हमारा 7। तो इसको कितनी अवस्थाओं से गुजरना, उसको पड़ेगा 6 अवस्थाओं से गुजरना। तो मस्तिष्क जो उद्वेलन है उसको हम कितनी अवस्थाओं से गुजरेंगे, उसको गुजरेंगे 6 अवस्थाओं से। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, सृजनात्मक भाग का कार्य कौन सा होता है। तो जो सृजनात्मक भाग है हमारा, उसका कार्य कौन सा है। सृजनात्मक मतलब क्रिएटिविटी, क्रिएट करना, कुछ नया क्रिएट करना। अगर नया क्रिएट करेंगे तो उसको हम क्या है, नए विचार प्रस्तुत करेंगे, समस्याओं के समाधान को खोज करेंगे। उपर्युक्त दोनों करेंगे या उपर्युक्त में से कोई नहीं करेंगे। तो देखो, अगर हम कोई नई चीज़ को अगर हम क्रिएट कर रहे हैं तो उसके लिए हम नए विचार भी देंगे, समस्याओं का समाधान भी खोजेंगे। उसमें हम देखेंगे कि कोई हमारे पास सॉल्विंग मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए आई है, तो उसको देखेंगे कि क्या इसका कोई सोल्यूशन हमारे पास है या नहीं, तो वो भी करेंगे अगर हमको नया ही क्रिएट करना है तो कुछ। तो इसके लिए जो है हम उपर्युक्त दोनों कार्य करेंगे। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लार्क ने मन के कितने भाग बताए हैं। तो जो क्लार्क थे हमारे, क्लार्क एक मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने मन के कितने भाग बताए हैं। उन्होंने मन के भाग बताए हैं हमारे, देखते हैं 2, 5, 7, 2 और 6। तो उन्होंने मन के भाग बताए हैं हमारे 2। कौन से बताए हैं, कितने भाग बताए हैं मन के, उन्होंने 2 भाग बताए हैं क्लार्क ने। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा, समावेशी कक्षा के अध्यापक को किन बातों की जानकारी आवश्यक है। समावेशी मतलब जो हमारी इंक्लूसिव एजुकेशन है, इंक्लूसिव क्लासेस हैं जिनमें हम नॉर्मल बच्चे एंड जो हमारे विशिष्ट बच्चे, स्पेसिफिक जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, उन दोनों को रख करके अगर हम चल रहे हैं तो उनके जो टीचर्स होंगे उनको किन बातों की जानकारी आवश्यक है। अधिकार की, भूमिका की, उत्तरदायित्व की, उपर्युक्त सभी की। तो उनको अधिकार की भी जानकारी होनी चाहिए, भूमिका की भी कि उनका क्या रोल है उस क्लास में, फिर उनका क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, सभी को उनका क्या है ध्यान होना चाहिए। तो इन सभी बातों की जानकारी होनी चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी की। फिर आता है 25 क्वेश्चन, दृष्टिबाधितों हेतु शुरू की गई ब्रेल लिपि में अभी किन विषयों में उन्नति नहीं की गई है। मैंने बताया था आपको, दृष्टिबाधित जो बच्चे होते हैं, देखने में जो अक्षम होते हैं, जिनको दिखाई कम देता है या बिल्कुल ही दिखाई नहीं देता, वो आते हैं हमारे दृष्टिबाधित बच्चों में। तो उनके लिए जो हमने क्या बताया था कि उनको पढ़ाई किस लिपि में कराई जाती है, ब्रेल लिपि में कराई जाती है। तो ब्रेल लिपि में हमने पढ़ाई तो कराई, लेकिन अभी किन किन सब्जेक्ट्स में हमने उन्नति नहीं पाई है ब्रेल लिपि में। विज्ञान में नहीं पाई, गणित में नहीं पाई, उपर्युक्त दोनों में नहीं पाई, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा सा। हमने ना अभी विज्ञान में इतनी उन्नति पाई है ब्रेल लिपि में, ना अभी गणित में पाई है। तो इसका आंसर क्या है, सा, उपर्युक्त दोनों में। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2006 के अंतर्गत बाधितों हेतु चालू योजना में कितने शिक्षकों का अनुकूलन होना चाहिए। तो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी 2006, तो उसके अंतर्गत बाधितों हेतु जो चालू योजना थी उसमें जो टीचर्स की जो संख्या बताई थी, अनुकूलन मतलब टीचर्स कितने होने चाहिए, उसमें कितना अनुकूलन होना चाहिए टीचर्स का। तो जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2006 के अकॉर्डिंग इसमें जो टीचर्स का अनुकूलन होना चाहिए वो होना चाहिए हमारा कितना, 1st, 2nd, 3rd। तो इसका हमारा 2nd होना चाहिए। बा वाला जो आंसर है इसका वो है सही। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, H.G. हॉब ने अंधे बालकों हेतु विद्यालय किस सन में खोला। तो H.G. हॉब थे, उन्होंने सबसे पहले जो अंधे बच्चे थे उनके लिए विद्यालय खोला था। तो किस सन में खोला था ये भी बता देते हैं कि जो H.G. हॉब ने विद्यालय खोला था अंधे बच्चों के लिए, वो किस सन में खोला था। 1966 में खोला था, 1962 में खोला था, 1964 में खोला था, 1961 में खोला था। तो ये खोला था इन्होंने 1966 में। किसने खोला था, हमको याद रखना है। सबसे पहले H.G. हॉब ने अंधे बालकों के लिए विद्यालय खोला, और वो भी किस सन में खोला, तो वो हो जाएगा हमारा 1866 में। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, विकलांग बालकों हेतु कार्य किन स्तर पर हो रहे हैं।
तो जो हमारे विकलांग बच्चे हैं, हाथ पैरों से अपाहिज हैं, तो उनके लिए कार्य किन किन स्तरों पर हो रहे हैं हमारे राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या उपयुक्त सभी पर। तो हम देख रहे हैं कि जो विकलांग बच्चे हैं उनके लिए हमारे किन किन पर कार्य किए जा रहे हैं। अभी तो हमारे राज्य पे भी किए जा रहे हैं, राष्ट्रीय स्तर पर भी हो रहे हैं और इंटरनेशनल लेवल मतलब इन सभी पर हमारे क्या हैं, विकलांग बालकों हेतु कार्य किए जा रहे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स, आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स ज़रूर करें और हमारे चैनल को ऐसी ही वीडियोस पाने के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।